नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और क्लास 12th की फिजिक्स की जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अंदर जो फैराडे लॉज आते हैं, जो फैराडे के दो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम हैं, उनके बारे में हम आज पूरी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक यहाँ पर एक मतलब ये देखने वाले हैं कि देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन देखो अब कि हमने जो ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और एक कॉइल लगा रखी है उसके साथ। जस्ट मैं आवाज थोड़ी सा इको कर रही है, उसको कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि एक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला वाला फिगर देखो, जिसमें एक कॉइल लगी है और गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है कि अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की जो ये निडल है, ये निडल आपको डिफ्लेक्ट हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर की ये निडल क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखना अभी कुछ नहीं हो रहा है और हमारे पास क्या है कि एक हमने उसके बगल में एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बगल में हमने मैग्नेट रखा हुआ है। थोड़ी आवाज कम कर रहा है, ओके। तो बगल में मैग्नेट रखा है। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को मोशन कराएंगे, इस मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ पोल, आपको यहाँ पर एक मैग्नेट दिख रहा है, इस चुंबक को अगर हम मोशन कराएंगे तो क्या होगा कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई में देखना क्या होने वाला है। तो देखो मैंने प्रेस किया, आगे की तरफ देखो, तो देखिए इस गैल्वेनोमीटर, फिर पीछे ले जा रहा हूं, देखो एक बार तुम गैल्वेनोमीटर की सुई को देखना। जी 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 का जो ये निडल है, इसको आप जरा देखना। जैसे किया तो देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया है इसका। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब इस सर्किट में क्या फ्लो हो गया? करंट फ्लो हो गया। करंट फ्लो हो गया, ये आई करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो गया। तो देखो, जबकि इसमें कोई भी बैटरी हमने नहीं लगाई थी, कोई भी बैटरी हमने इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया था, है ना। केवल मैग्नेट के मोशन से इसमें क्या, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। अब मैग्नेट मोशन कर रहा, तो आगे हम चलेंगे कि क्या होने वाला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा होगा बच्चा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज कैसे हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर आइडिया देता हूं कि जैसे यहाँ से नॉर्थ से लाइन आती है, नॉर्थ से क्या आती है बच्चा? लाइन आती है, और साउथ में एंड होती है, ठीक है। तो पहले तो कम लाइन थी, फिर जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो ज्यादा लाइन काटेंगे इस कॉइल को। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इस सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, जिस कारण गैल्वेनोमीटर में क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन ये देखो कि आपने इसको मोशन कराया, और पीछे आ गया, मैं थोड़ी आगे चल जाता हूं, ओके। जस्ट देखो यहाँ पर, अब देखो जैसे आपने मोशन कराया तो देखो इसमें आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसके कारण करंट फ्लो होगी। अच्छा, राइट हैंड साइड के चित्र में देखिए आप, ऊपर पहले ऊपर में राइट हैंड साइड के चित्र में देखो कि जब ये मैग्नेट इधर जा रहा, तो देखो उधर वाली सुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर रही, ये वाली सुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करी। देखो ये इधर को डिफ्लेक्ट हुई, तो ये इधर को डिफ्लेक्ट हुई। इस क्योंकि यहाँ भी लाइंस क्या कर रही होगी? कट चेंज हो रही होगी, ठीक है बच्चा। उसको हम आगे देखेंगे क्या हो रहा। अब नीचे वाले में देखो, इस टाइम तो यहाँ नॉर्थ पोल था बच्चा, और इस टाइम यहाँ क्या है? साउथ पोल है। तो जैसे ही आप साउथ पोल को नजदीक लाएंगे तो देखो करंट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका जो जनरेट हुआ है, फैराडे ने कैसे बोला है, तो एक कहानी इसको बोलते हैं कई लोग कि कहानी में क्या था कि एक गैल्वेनोमीटर था, फैराडे ने जब बहुत बार कोशिश की
तो क्या कि मतलब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने गुस्से में मैग्नेट गैल्वेनोमीटर की तरफ फेंका, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर की तरफ उन्होंने गुस्से में मैग्नेट फेंका तो इसमें क्या आ गया, कह के एक, ये कहानी है बच्चों, हाँ ये कहानी है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो मतलब इसका मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है। तो यही लैंग्वेज अब हमें क्या फैराडे लॉ में लिखना है कि जब हम किसी के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं किसी सर्किट में, तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो हम आगे फैराडे लॉ इसमें देखने वाले हैं दूसरा। ठीक है बच्चा, तो देखो पहला नियम फैराडे का, पहला नियम, दो लॉ होते हैं फैराडे के। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बच्चों इन्हीं नियम पर आपके करंट जनरेट होती है, आपका ट्रांसफार्मर बनता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सर्किट, जैसे इस चित्र में ये आपका ये आपकी कॉइल थी, ओके, और इसमें आप मैग्नेट को ले जा रहे थे, तो जैसे जैसे मैग्नेट को नजदीक लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज्यादा कट करेगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करेंगे तो सर्किट में क्या जनरेट हो जाएगा, एन इंड्यूस सर्किट, एन ईएमएफ एंड हेंस करंट इज इंड्यूस इन द सर्किट। तो सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें एक करंट फ्लो होगा। और ये करंट कब तक रहेगा, जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहोगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए आपको मैग्नेट को कंटिन्यूअसली मोशन करना पड़ेगा आगे पीछे। ओके बच्चा, यस एंड नो। उससे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, और अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो एक करंट फ्लो, अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें एक करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो क्या कहा हमने इंग्लिश में एक बार फिर देखिए कि whenever there is change in magnetic flux linked with the circuit an EMF and hence and induced EMF and hence a current is induced in the circuit, an EMF जनरेटेड, ईएमएफ क्या हो जाता है बच्चा, जनरेटेड हो जाता है, एंड हेंस एक करंट इज इंड्यूस इन द सर्किट। और ये करंट और ये ईएमएफ कब तक रहेगा, जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करता रहेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। तो जब भी किसी परिपथ से जुड़ी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल और इस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, और एक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, और ये केवल तभी तक रहती है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं। तो पहला नियम, whenever there change is a magnetic flux link with the circuit and induced EMF generate in the circuit and hence current is induced in the circuit। तो ये फैराडे का पहला नियम था। अब इसको मैथमेटिकली लिखना है ना बच्चा। तो दूसरा नियम आपका क्या होने वाला है, पहला फैराडे नियम लिखो कि जब हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और ये ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते ही रहते हैं, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें एक इंड्यूस करंट भी जनरेट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों इस इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का वो क्या है बच्चा, सेकंड लॉ है, फैराडे का सेकंड लॉ है। ओके बच्चा, फैराडे का क्या है, सेकंड लॉ है। तो उस इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता, चेंज इन द मैग्नेटिक रेट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to rate change of magnetic flux linked with the circuit। ओके, कि कितने रेट चेंज, मतलब d phi by dt is directly proportional to E is directly proportional to d phi by dt। मतलब E क्या है इसमें, इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं है ये,
है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ, और दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, हिंदी में परिपथ से जुड़ी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। सीधे अनुपाती होती बच्चा, इसको क्या लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है, ये लैंग्वेज भी हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स E is directly proportional to d phi by dt। जब प्रोपोर्शनल हटते तो क्या आता बच्चा, एक कांस्टेंट आता है, तो k d phi by dt। SI यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है बच्चा, SI यूनिट में k की वैल्यू क्या होती है, 1। हम फ्यूजन ले सकते हैं, तो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू क्या होता, d phi by dt। ये मैग्नीट्यूड में आ गया, इसका आंसर किसमें आ गया, मैग्नीट्यूड में। अभी लेंज का नियम लगेगा तो ये उस कारण का विरोध करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो दो नियम आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चा। पहला नियम कि जब हम किसी सर्किट, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो किसी सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, और वह जिस कारण अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, और यह तब तक रहता है जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहेंगे। और दूसरा नियम कि E is directly proportional to d phi by dt, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना ज्यादा कितना कम हो, वो इस बात पर निर्भर करेगा किस रेट से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। अब ये रेट का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेट है, कोई धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, आगे पीछे ले जा रहा है, तो इसमें कम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन कोई है बहुत तेजी से इसमें क्या कर रहा है, मोशन, रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो इसमें ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके कारण इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगी। यस एंड नो। तो रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा हुआ उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन, द रेट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन देखो, E इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप E लिखोगे तो लेंज के नियम के अनुसार हम लिखने वाले हैं E इज इक्वल टू, आगे हम देखेंगे लेंज का नियम कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो E इज इक्वल टू जो इसमें होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इस तरीके का माइनस साइन क्या करता है कि यह उस कारण का अपोज करता है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस साइन किसके अनुसार आया, लेंज के नियम के अनुसार आया, अभी हम उसको देखेंगे। ओके, डी फाई बाई डी टी, द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो E। अब देखो मान लो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी टाइम फाई 2 था मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ समय बाद फाई 1, शुरुआत में फाई 1 था और कुछ समय बाद फाई 2 हो गया, तो चेंज को हम डेल्टा फाई को या डी फाई को हम फाई 2 माइनस फाई 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी। ओके, अगर फाई 1 से फाई 2 होने में समय क्या लगा, टी लिया। अगर मान लो नंबर, ये जो कॉइल है ये n टर्न है, ये कॉइल कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न n है, तो इसके आगे से क्या लग जाएगा बच्चा, n लग जाएगा। तो E इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले सीख लो इसको, इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस n और क्या, डी फाई अपॉन डी टी। यस एंड नो बच्चा। ओके, तो अब मान लो अब इंड्यूस ईएमएफ आपका एक फॉर्मूला ये है, देखो एक फॉर्मूला आपका ये है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, तीसरा फॉर्मूला आपका ये है, चौथा फॉर्मूला आपका ये है। आपको एक अगर आपको याद है तो आप सब इसको आसानी से कर सकते हैं। अब अगर सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है तो इस, और सर्किट कंप्लीट है तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा बच्चा, करंट भी जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। अब उस इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है इंड्यूस करंट की, तो उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो डी फाई अपॉन आर इंटू
dt। आप करंट करंट I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? देखो करंट I इज इक्वल टू जो है आपका करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ V की जगह क्या है? EMF। ओके तो E की इसको लिख सकता हूं मैं E अपॉन R, और E की वैल्यू कितनी है बच्चा? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये R पहले से है यहाँ तो 1 अपॉन R। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी फाई अपॉन R इंटू डी टी। यहाँ से कई बार ये चार्ज भी आपको पूछ लेगा, जैसे नीट के एग्जाम में, जेई मेंस के एग्जाम में चार्ज पूछ लेगा। तो भाई इसको इंटीग्रेट, सिंपल सा इंटीग्रेट करना। I को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो I को लिख सकता हूं मैं, करंट I बराबर क्या होता? डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? माइनस डी फाई अपॉन आर इंटू डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां से आप डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी, और ये डी टी इधर गया, इससे ये गया, तो भाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या है? माइनस डी फाई अपॉन आर। अगर चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये कितना हो गया बच्चा? Q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर इंटीग्रेशन डी फाई। दैट्स इट, सिंपल है ना। टोटल डी फाई टोटल 5 होता है। टोटल क्या होता है बच्चा? 5 होता है। तो यही चीज यहाँ पर हमने उसमें एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश की है, तो आप उसमें देख सकते हैं यहाँ पर। ओके तो चार्ज, अगर चार्ज निकालना है तो वही चीज यहाँ पर सॉल्व करके बताई गई है, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर। और अगर टोटल चार्ज किया तो इसको इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। यस एंड नो बच्चा, इतना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको जो जो फॉर्मूले याद रखने हैं, क्या क्या फॉर्मूले याद रखना है? एक, सबसे पहले कि सबसे पहले जो है आपका कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब ये माइनस साइन किसके कारण आया? ये आया लेंज लॉ के कारण। तो थोड़ी सी उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। लेंज का लॉ क्या कहता है? लेंज का लॉ कि देखो कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट अपोजिट टू चेंज दैट प्रोड्यूसिंग इट। कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन उस तरफ को होगी, वह उसका विरोध करेगा जिसके कारण वह पैदा हुआ था। कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चा, इसको हम क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको एकदम से इस समझ में आएगा कि इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट देन इंड्यूस करंट इन द कॉइल सेट इटसेल्फ स्टॉप द मोशन ऑफ मैग्नेट। मतलब देखो जैसे ये था आपका, और ये नॉर्थ था और ये साउथ था। देखो ये आगे की तरफ आ रहा था और इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था, जिसके कारण यहाँ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया था, जिसके कारण यहाँ करंट जनरेट होगी थी। अब इस आगे आने के कारण इसमें करंट जनरेट हुआ, तो यह इसके आगे आने का ही विरोध करेगा, इसलिए इस कॉइल का ये पोर्शन क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अपोज करेगा। अब देखो पीछे देखो जरा से, जहां मैंने कराया था ये, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए, जैसे ही देखना आप, ये आगे की तरफ जाएगा। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आगे की तरफ जाएगा ना, तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ साउथ पोल, अच्छा इसको अपोज करेगा तो सॉरी, यहाँ पर क्या? नॉर्थ पोल जनरेट होगा। देखिए ओके, देखिए आप देखो जरा से कि यहाँ मतलब ये आगे की तरफ आ रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा, ताकि इसको आगे आने से वो धक्का मारे इस पर। तो देखो आगे आ रहा है, क्योंकि उसके आगे आने के कारण ये पैदा हो रहा है। तो देखो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, यहाँ देखो नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। अब जस्ट इसके बगल वाले की कहानी देखना आप यहाँ, कि ये मतलब इसके आगे आने के कारण जनरेट हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। जस्ट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के कारण क्या हो रही है? करंट आपकी जनरेट हो रही है। तो देखो जैसे ये दूर जा रहा है
तो बच्चा यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो बच्चा वो उस डिक्रीज का विरोध करेगी। तो जैसे ये आगे की तरफ आएगा, ध्यान दो, जैसे ये आगे की तरफ आएगा तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसको ये इधर नहीं भागने देगा, ये बोलेगा यार इधर वापस आ जा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने के कारण करंट जनरेट हो रही है, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने के कारण करंट जनरेट हो रही है। तो ये चेंज का विरोध करता है। मतलब यहाँ बढ़ रहा है तो ये बोल रहा बढ़ क्यों रहा भाई, घट, और यहाँ घट रहा है तो ये बोल रहा तू घट क्यों रहा है, बट। ओके, तो चेंज का विरोध करता है, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। लेंज के नियम के अनुसार उसको हम नेगेटिव साइन, क्योंकि चेंज के कारण ये पैदा होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन इसमें लेते हैं। ठीक है, ओके। गति के कारण उत्पन्न होती तो कुंडली में उत्पन्न धारा ऐसी दिशा में होती, वह उस चुंबक की गति को रोकने का प्रयास करती है, और जब दूर जाती है तो रोकने का प्रयास करेगी, है ना बच्चा। ओके, तो ये आपके ये फॉर्मूले आगे है। अब हमने इस पर क्या करना है बच्चा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने इस पर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, मैं जरा फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेता हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, फॉर्मूले, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, पहला लॉ आपका कि वह उस कारण का मतलब अगर किसी सर्किट पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तो तब तक एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और एक करंट फ्लो होगी, तब तक होगी जब तक चेंज करते रहे। और दूसरा नियम E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ऑल्दो ईएमएफ को हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन हटा देंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न n है, और अगर मान लो इसमें फाइनल फाई 2 है, इनिशियल फाई 1 है, यहाँ टाइम t लग रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। यस एंड नो बच्चा, इस तरीके से हो सकता है। अगर हमने करंट निकालनी आई तो क्या होता है, E अपॉन R होता है। वैल्यू रख दो और सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज फाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। नेगेटिव साइन नहीं है तो डायरेक्ट आप इसका पॉजिटिव वाला पार्ट लिख सकते हो कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, डी फाई अपॉन डी टी मैग्नीट्यूड में। ओके, मतलब ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अब बच्चों तुम्हें जो चीज दी है, क्या क्या दिया है तुम्हें, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, क्या क्या दिया है, गिवन आपको फाई दिया है। फाई कितना दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। फाई चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ओके, टी पर है, इसकी वैल्यू आप रखो इसमें। और दूसरा दिया है कि ईएमएफ कब निकालना आपको, t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ ईएमएफ कितना है। तो पहले हम जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे ईएमएफ का, E इक्वल टू डी बाई डी टी, और फाई कितना है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। ओके, तो हाउ कैन वी राइट हियर, वी कैन राइट हियर कि d बाई डी टी 3t स्क्वायर, एक बार इसमें प्लस d बाई डी टी, इसका मल्टीप्लाइड करना 4t, और प्लस d बाई डी टी इंटू 9। यस एंड नो। तो यहाँ पर 3t स्क्वायर, देखो ये कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, 2t आता है ना, कि d बाई डी टी ऑफ t की पावर अगर n है तो क्या होगा, n t की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन पहला वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसको n की जगह 2 है तो 2t की पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया बच्चा, 2t हो गया, प्लस 4t का कितना हो जाएगा, 4 dt बाई डी टी 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 9 का कितना हो जाएगा, 0। तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ ई आ गया, ई कितना है आपका, 3 दूना 6, 6t प्लस 4। ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया आपका किसका, ईएमएफ का। लेकिन मुझे ईएमएफ किस पर चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मुझे ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, भाई इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड रख लो,
तो कितना हो गया 6 और t की जगह कितना 2 और प्लस 4, तो 6 दूना 12 और प्लस 4 16 वोल्ट। ठीक है, तो ईएमएफ आपका कितना आ गया बच्चा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द 16 वोल्ट। जस्ट ए सिंपल प्रश्न है, बहुत आसानी से आप क्या सॉल्व कर सकते हो कि अगर किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स इतना दिया है 5 = 3t² + 4t + 9, तो इंड्यूस ईएमएफ विद्युत वाहक, तो t = 2 सेकंड पर विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात करो, तो दैट्स 16 वोल्ट है। दूसरा प्रश्न देखो, जेईई मेंस 2022 का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन, पहले आप प्रश्न को पढ़िए और जो जो चीज दी है आप उसको लिखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है? 20 ओम दिया है। वेरीज विथ ए टाइम, और टाइम एज 5 कितना दिया आपको? 5 दिया है बच्चा 8t² -90 + 5। The magnitude of induced current at t = कितना? 0.25 सेकेंड will be, ऑप्शन वाला है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, वो है। तो कितना होने वाला है? आपको इंड्यूस करंट निकालना है। क्या निकालना है? इंड्यूस करंट कहां पर? t = 0.25 सेकेंड पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंड्यूस करंट निकालने के लिए I = क्या होता है? E/R। तो सबसे पहले मुझे E निकालना पड़ेगा, और मुझे 5 दिया है तो मैं E बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चा, तो यस, यहाँ पर EMF = मैं सीधा मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ d∅/dt। वैल्यू रखिए d/dt, और कितना बचा? 8t² -90 और प्लस 5। तो कितना हो गया बच्चा? 8 और t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t -9 और dt/dt कितना हो जाएगा? 1। और जब 5 का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा? 0। तो आपका ईएमएफ ई जो आ गया है वो कितना आ गया? 8 दूना 16t -9। यस एंड नो बच्चा, 16t -9। वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए। वैल्यू जब आप पुट करेंगे, देखो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो कितना हो गया? E = 16, और किस टाइम पर बच्चा? 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड को लिख सकता हूं मैं 25/100 सेकेंड। इसको लिख सकता हूं मैं 1/4 सेकेंड, क्योंकि आसानी से हो जाएगा ना फिर सॉल्व। तो ये t को लिख लिया मैंने 1/4 सेकेंड और -9। तो 4 चको 16, ये कितना हो गया बच्चा? 4 -9 मैग्नीट्यूड में, तो कितना आ गया? -5, तो वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसीलिए तो मॉड लगाते हैं कि प्लस में इतना वोल्ट हो गया। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए बच्चों, है ना बच्चा? अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? करंट निकालना है, इंड्यूस्ड करंट। तो हाउ मच इंड्यूस्ड करंट? इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी? इंड्यूस्ड करंट I = होगा E/R। तो E हाउ मच? E कितना है? 5 वोल्ट, और R कितना है बच्चा? 20 ओम। यस एंड नो? अरे हाँ ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। तो कितना आ गया बच्चा? ये आ गया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, आंसर मिली एम्पियर में है। यहाँ करंट देखो, करंट किस में दिया है? बड़ा चालाक है, यहाँ मिली एम्पियर में दिया, लेकिन ये हमारा एम्पियर में आएगा। तो अगर हम एम्पियर में निकालना चाह रहे हो तो एम्पियर में कितना हो जाएगा ये बच्चा? देखो जरा ध्यान देना, ये 1/4 ओम, तो ये हो गया 0.25 एम्पियर, इतना। लेकिन हमारा आंसर मिली एम्पियर में है, तो एम्पियर में मिली एम्पियर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? 1000 से। मिली एम्पियर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो देखो बच्चा, 1 2 ये हटेंगे, और 25 10 की 250, 250 मिली एम्पियर। ये आंसर आ गया। यस एंड नो बच्चा, 250 मिली एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आंसर कितना? जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा? यस एंड नो? तो जस्ट ए सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप तुम ये समझ पाए होंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हम आगे सॉल्व करेंगे कि देखो एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इन एक्स वाई प्लेन प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इतना है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इफ द रेडियस ऑफ लूप 1 मीटर द इंड्यूस ईएमएफ इन द टी इज इक्वल टू 2 इतना पाई। अच्छा, ये आपका जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उस पर रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम तब सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर फिर अगेन 2022 जेईई मेंस का प्रश्न हो, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इससे प्रीवियस प्रश्न हम तब सॉल्व करते हैं जब उस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, ये देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन अकॉर्डिंग टू दैट्स फाई कितना दिया है बच्चा, फाई दिया है 5t क्यूब प्लस 4t प्लस 2t माइनस 5 वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपकी वेबर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल सेम टू दैट पुराना वाला क्वेश्चन कितना है 5 ओम, देन द इंड्यूस करंट थ्रू एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कि आपको करंट निकालना है कितना होगा किस पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये पुराने वाले से ज्यादा आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। तो कैसे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। करंट, सबसे पहले आप ईएमएफ इक्वल टू क्या, डी फाई अपॉन डी टी। तो क्या, d बाई डी टी कितना 5t की पावर 3 प्लस 4t प्लस 2t माइनस 5 वैल्यू। अच्छा, डिफरेंशिएशन करिए आप 5t की पावर क्यूब का, 5 कांस्टेंट है बाहर आएगा, t की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर। कैसे, n t की पावर n माइनस 1, तो n की जगह क्या है 3, तो 3t की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 4t का डिफरेंशिएशन, अच्छा 4t स्क्वायर, सॉरी 4t। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रखा है, तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर होगा बच्चा, है ना, तो ये स्क्वायर होगा, तो इसको हम स्क्वायर लेते हैं। अब आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है भाई, हाँ देख लेना। तो 4t स्क्वायर, 4t का स्क्वायर का क्या होगा बच्चा, 4 इंटू 2, टी स्क्वायर का 2t हो गया, प्लस 2t का 2 हो गया, और माइनस 5 का 0 हो गया डिफरेंशिएशन। तो कितना हो गया बच्चा ये ईएमएफ, ई कैपिटल में लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू आपका हो गया 3 पंजे 15 टी स्क्वायर, और 4 दूना 8 टी, और प्लस का 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंशिएशन करना। मुझे आई चाहिए 2 सेकंड में, मतलब ईएमएफ भी हम 2 सेकंड में निकालेंगे। तो इसमें ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकंड रखिए, तो रखेंगे तो ये क्या हो गया 15, और 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या 8 दूना 16, और प्लस 2, तो 15 चक्को 60, और 60 76 और 78, ये क्या हो गया 78 वोल्ट आ गया, वैल्यू रख दिया। यस एंड नो, मुझे करंट निकालना है, तो करंट आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर। ई कितना है, अभी निकाल दिया 78 वोल्ट, और आर कितना है बच्चा, आर कितना दिया 5, तो देखो 5 एकम 5, और कितना बच गया 2 बच गया ना, 7 में से 5 एकम 5 2 बच गया, और 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 के 30 एम्पियर। आई होप 15.6 एम्पियर। यस एंड नो बच्चा, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके बच्चा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पर ध्यान रखना ये स्क्वायर भी है यहाँ पर, ठीक है, कि 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी करंट t इक्वल टू 2 सेकंड पर फ्लो कर रही है। तो फाई को सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाई निकाला तो हमें ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ हमने निकाल दिया। ओके बच्चा, ईएमएफ निकालने के बाद हमने t इक्वल टू 2 लिखा, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल दिया जो कि 78 वोल्ट आया। और उसके बाद हम जानते हैं करंट I इक्वल टू V अपॉन R होता है, यहाँ पर ईएमएफ है E अपॉन R, वैल्यू रख दी, और हमारा आंसर आ गया 15.6 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, प्रश्न सॉल्व करने हैं। और बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी क्या होती है, सेल्फ स्टडी होती है। खुद गाइडेंस लेके खुद पढ़िए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।